स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे जूनियर एडेड एग्ज़ाम से संबंधित जो हमारा साइंस विषय है उसके बारे में। तो उसी के क्रम में आज का जो हमारा चैप्टर है वह है कार्बन और उसके यौगिक। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कार्बन के बारे में और उसके यौगिकों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इससे पहले यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कर दें। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कार्बन जो शब्द है यह लिया कहाँ से गया है। तो कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है कोल यानी कि कोयला। नेक्स्ट है कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के अपर रूप की बात करें तो इसके दो अपर रूप हैं। कौन कौन सा? पहला क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय रूप में हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन के बारे में, जबकि अक्रिस्टलीय रूप में होगा चारकोल, काजल, कोक और कार्बन गैस। जिनमें से इम्पॉर्टेंट है हमारा चारकोल। तो चारकोल को पुनः कितने भागों में बांट सकते हैं? काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल और सुगर चारकोल में। नेक्स्ट, क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कार्बन के जो अपर रूप हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के, क्रिस्टलीय और कौन से? और दूसरा है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय रूप में क्या होता है कि जो कार्बन परमाणु होते हैं वह एक निश्चित रूप में व्यवस्थित रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय रूप में क्या होता है कि उनका जो क्रम है व्यवस्थित का वह निश्चित नहीं रहता है। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप में कार्बन परमाणुओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, अर्थात इनकी क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। लकड़ी का कोयला तो इनकी कोई जो संरचना है वह निश्चित नहीं होती। जैसे लकड़ी का कोयला, काजल आदि कार्बन के जो हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले है लकड़ी का कोयला, जिसे हम काष्ठ चारकोल कहते हैं। तो काष्ठ चारकोल लकड़ी को ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में दहन कर प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रम को भंजक आसवन कहते हैं। यानी लकड़ी का कोयला किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें होता क्या है कि लकड़ी को ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में क्या करते हैं? जलाते हैं। तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? लकड़ी का कोयला यानी कि काष्ठ चारकोल। यह काले रंग का पदार्थ है, जल से हल्का है, जिसके कारण जल में तैरता है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में तथा जल के शोधन में किया जाता है। तो लकड़ी का कोयला जो है वो क्या होता है? जल से हल्का होता है, जिसके कारण वह क्या है? जल की सतह पर तैरता रहता है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में तथा जल के शोधन में किया जाता है। और लकड़ी के कोयले का प्रयोग कहाँ होता है? तो ईंधन के रूप में और जल के शोधन में किया जाता है। अगला है जंतु चारकोल। यह जंतुओं की हड्डियों के भंजक आसवन से बनाया जाता है। तो जंतु चारकोल कैसे बनाया जाता है? तो जंतुओं की हड्डियों के भंजक आसवन से बनाया जाता है। जंतु चारकोल में कैल्शियम फास्फेट के साथ कार्बन लगभग 12% होता है। तो जंतु चारकोल में होता क्या है? कैल्शियम फास्फेट के साथ जो कार्बन होता है वह कितने परसेंट होता है? तो 12% होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में तथा फास्फोरस के यौगिक बनाने में किया जाता है। तो जंतु चारकोल का कहाँ उपयोग किया जाता है? तो चीनी के रस को रंगहीन करने में। जो चीनी उद्योग होता है वहाँ क्या होता है? जो गन्ने का रस होता है उसे रंगहीन करने के काम आता है जंतु चारकोल। उसी के साथ साथ फास्फोरस के यौगिक बनाने में भी इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अगला है सुगर चारकोल, जिसे हम कैरामेल कहते हैं। इसे चीनी पर सांद्र गंधक अम्ल के क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि चीनी की जब क्रिया हम सांद्र गंधक अम्ल से कराते हैं तो हमें सुगर चारकोल मिलता है। तो गंधक का अम्ल चीनी से जल को अवशोषित कर लेता है तथा कार्बन शेष रहता है। गंधक का अम्ल यानी कि H2SO4 जो है वह क्या करता है? वह चीनी से जो है जल को अवशोषित कर लेता है तथा कार्बन शेष रह जाता है। तो ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया रही। अब इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग मुख्य रूप से अपचायक के रूप में होता है। तो इसका उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? अपचायक के रूप में।
यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित कर देता है। यह करता क्या है कि धातु के जो ऑक्साइड है उन्हें धातु के रूप में अपचयित कर देता है। तो इस प्रकार से शुगर चारकोल का उपयोग होता कहाँ है, तो अपचायक के रूप में, और यह किसको अपचयित करता है, तो धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करता है। नेक्स्ट है ब्लैक लैंप या लैंप ब्लैक उसे कहें या कालिख कहें। यह मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त होता है। किसको, मोम तथा तेल को वायु की जब सीमित मात्रा में जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, लैंप ब्लैक या कालिख प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लैंप या दीपक से प्रकाश उत्पन्न करने के लिए मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। इससे प्राप्त कालिख में लगभग 98 से 99% तक कार्बन जो है इसमें कितना होता है, जो कालिख प्राप्त होती है हमें उसमें कार्बन कितना होता है, तो 98 से लेकर 99% तक होता है। कालिख का प्रयोग प्रिंटर की स्याही, जूते की पॉलिश तथा रबर के टायर आदि बनाने में किया जाता है। तो इस कालिख का प्रयोग कहाँ होता है, प्रिंटर की स्याही, जूते की पॉलिश तथा रबर के टायर बनाने में किया जाता है। तो हम लोगों ने कार्बन के जो अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं जितने इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कार्बन के जो क्रिस्टलीय अपर रूप हैं उनके बारे में। तो हीरा, फुलरीन तथा ग्रेफाइट ये क्या है, कार्बन के जो हैं क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। इसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं। इनकी निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है। तो पहला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, लैटिन के ग्रेफो से बना है जिसका अर्थ होता है लिखना। ग्रेफाइट क्रिस्टल में कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय रिंगों से बनी अनेक परतें होती हैं। यानी कि ग्रेफाइट के क्रिस्टल में क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय रिंगों से बनी अनेक परतें होती हैं। परतों के मध्य क्षीण बलों के कारण ग्रेफाइट जो है नर्म और स्नेहक होता है। ग्रेफाइट स्लेटी रंग का मुलायम एवं चिकना पदार्थ है। इसका गलनांक जो है 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह विद्युत का सुचालक है। इसका प्रयोग विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। यानी ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है और यह विद्युत का क्या है, सुचालक है। इसका गलनांक क्या होता है, तो 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो कलर है वह कैसा होता है, तो स्लेटी रंग का होता है। यह कैसा पदार्थ है, मुलायम एवं चिकना पदार्थ है। यह नर्म और स्नेहक क्यों होता है, तो इसके परतों के मध्य जो क्षीण बल पाए जाते हैं उसके कारण यह क्या होता है, नर्म और स्नेहक होता है। इसमें परमाणुओं की संरचना कैसी होती है, तो षटकोणीय संरचना, रिंगों से बनी अनेक परतें होती हैं। यानी कि षटकोणीय संरचना की जो रिंगें बनी होती हैं उसकी अनेक परतें होती हैं। किसमें, ये सभी गुण पाए जाते हैं ग्रेफाइट में। यह ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। प्राप्ति स्थान की बात करें तो चीन, भारत, श्रीलंका, कोरिया और मैक्सिको में पाया जाता है। यदि भारत में इसके पाए जाने की बात करें तो यह बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। कृत्रिम रूप से निर्माण इसका, कोक को विद्युत भट्ठी में गर्म करके बना सकते हैं। यानी कोयला जो है उसको कहाँ, विद्युत भट्ठी में गर्म करके ग्रेफाइट बना सकते हैं। अत्यधिक ताप तथा दाब पर ग्रेफाइट को हीरे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह क्या होता है, अपारदर्शी होता है। यानी जब हम अधिक ताप और दाब दें तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, जो ग्रेफाइट है उसे हीरे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उच्च दाब और ताप ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था को पुनर्व्यवस्थित कर देता है। कांच काटने के लिए प्रयुक्त कटर तथा अन्य कई औजारों में प्रयुक्त हीरे प्रायः ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं। ग्रेफाइट की संरचना में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है उसमें क्या होता है कि कार्बन परमाणु जो होता है वह 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारा हीरा।
तो हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपर रूप है। यह कैसा अपर रूप है? तो पारदर्शी और क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसमें कार्बन का एक परमाणु कार्बन के चार अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में क्या होता है कि 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है, जबकि कार्बन में क्या होता है कि 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण, इसमें कार्बन परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है वह कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। यह पूर्णतः अबाध, कठोर और त्रिविम संरचना का होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? त्रिविम होती है। हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो कांच काटने में, धातुओं में छेद करने में, गहने तथा अंगूठी के निर्माण में। इसका जो प्राप्ति स्थान है वह है बहुत ही कम मात्रा में, कहाँ? पन्ना, सतना मध्य प्रदेश, बांदा उत्तर प्रदेश, गोलकुंडा कर्नाटक में पाया जाता है। और अगला है फुलरीन। यह क्या है? तो 1985 में रसायनज्ञों ने ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप तक गर्म करके कार्बन का एक नया अपर रूप संश्लेषित किया, जिसे फुलरीन कहा गया। यानी हुआ क्या? 1985 में जो रसायन वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया? ग्रेफाइट को अधिक ताप और दाब पर गर्म करके कार्बन का एक नया अपर रूप संश्लेषित किया, जिसे फुलरीन कहा गया। फुलरीन वह क्रिस्टलीय कार्बन है जिसमें 30 से 960 परमाणुओं से एक अणु प्राप्त होता है, जिसे फुलरीन कहलाता है। जो यानी 30 से लेकर 960 परमाणुओं से क्या होता है? एक अणु प्राप्त होता है, जिसे क्या कहा जाता है? फुलरीन कहा जाता है। फुलरीन C60 का एक अणु, जिसका आकार जो है फुटबॉल की तरह होता है, कार्बन के 60 परमाणुओं के द्वारा बना होता है। यानी फुलरीन का जो एक अणु है जिसे C60 नाम दिया गया है, वह क्या होता है? फुटबॉल की तरह होता है। वह कार्बन के 60 परमाणुओं से बना होता है। ये परमाणु षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल व पंचकोणीय पेंटागोनल व्यवस्था द्वारा जुड़े रहते हैं। C60 फुलरीन विद्युत का कुचालक होता है। तो याद रखिएगा, C60 फुलरीन जो है वह विद्युत का क्या है? कुचालक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था हीरा जो है क्या है? वह सुचालक है विद्युत का। सॉरी, हीरा नहीं, वह क्या था? ग्रेफाइट जो है वह क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। अगला है कार्बनिक रसायन। के आरंभ में पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। कार्बनिक क्या होता है? जंतुओं और वनस्पति जीवधारी में उपलब्ध जो पदार्थ हैं वह क्या कहलाते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। अकार्बनिक खनिज पदार्थों, चट्टानों, भूगर्भ आदि जैसे निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो कार्बनिक के जो एग्जाम्पल हैं वह है चीनी, यूरिया, एल्कोहल और सिरका। अकार्बनिक जैसे सोडियम क्लोराइड, HCl, CaCl2 और कार्बन डाइऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है। 1828 ईस्वी में यूरिया की खोज हुई, जिसे किसने किया? वोलर ने किया। वोलर ने यूरिया की खोज की। तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक यदि पूछा जाए कौन सा है तो वह होगा यूरिया। और इसे कब बनाया गया? तो 1828 में। किसने बनाया? तो वोलर ने। यूरिया अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया गया। ये अमोनियम साइनेट है, इसे जब गर्म किया गया तो यूरिया प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण हुआ। और इसका निर्माण किसने किया? तो वोलर ने किया। और कब? 1828 ईस्वी में किया। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और CO कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड आदि कार्बन युक्त यौगिक कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत नहीं आते हैं।
यानी कौन कौन से कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन पाया जाता है फिर भी ये कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बोनेट हुआ, बाइकार्बोनेट हुआ, साइनाइड हुआ, आदि कार्बन युक्त यौगिक जो हैं वह कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला है हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों में के रासायनिक संयोग से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, एथिलीन हुआ और एसिटिलीन हुआ। अब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में क्या होता है, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो, जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, इनमें क्या होता है कि एकल बंध पाया जाता है। और असंतृप्त में क्या होता है, इसमें डबल या ट्रिपल बंध हो। तो मेथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन यौगिक है। दलदलीय स्थानों पर पेड़ पौधे व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न गैस का मुख्य घटक मेथेन गैस होते हैं, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। यानी मेथेन को और किस नाम से जानते हैं, मार्स गैस के नाम से जानते हैं। इसका जो प्राप्ति स्थान है वह दलदलीय स्थान, पेड़ पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न गैस जो होती है उसका जो मुख्य घटक होता है वह कौन होता है, तो मेथेन होता है। कोयले के खानों में विस्फोट होने का कारण मेथेन गैस ही है। यानी कि कोयले की जो खाने हैं वहाँ जो विस्फोट होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, मेथेन गैस होता है। नेक्स्ट है ईंधन। ईंधन क्या है, ईंधन वे पदार्थ हैं जिनके दहन क्रिया द्वारा ऊष्मा प्राप्त की जाती है। ईंधन के स्रोत कौन कौन से हैं, तो जैव द्रव्यमान यानी कि बायोमास, कच्चे तेल के कुएँ और कोयले की खान। जैव द्रव्यमान क्या है, वनस्पतियों एवं जंतुओं के शरीर में उपस्थित या स्थित पदार्थों को क्या कहते हैं, जैव द्रव्यमान कहते हैं। जंतुओं एवं वनस्पतियों के शरीर में स्थित पदार्थों को क्या कहा जाता है, जैव द्रव्यमान कहा जाता है। गोबर गैस, इसका जो रासायनिक सूत्र है CH4 + CO2 + H2S होता है। वाटर गैस, इसका जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण, वह है CO + H2। और प्रोड्यूसर गैस जो है CO + N2 जो है ये प्रोड्यूसर गैस का है। द्रवित पेट्रोलियम गैस किसे कहते हैं, तो जो LPG है उसे द्रवित पेट्रोलियम गैस के नाम से जाना जाता है। मेथिल हाइड्राजीन, द्रवित हाइड्रोजन, इनका प्रयोग जेट, रॉकेट, मिसाइलों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो मिसाइलों और जेट रॉकेटों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मेथिल हाइड्राजीन और द्रवित हाइड्रोजन का। अब हम पेट्रोलियम के बारे में इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर पेट्रोलियम बना है। पहला कौन कौन सा है, पहला है पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल। यह पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाया जाता है, अतः इसे खनिज तेल भी कहते हैं। इसे खनिज तेल क्यों कहते हैं, तो पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाए जाने के कारण पेट्रोलियम को जो है खनिज तेल कहा जाता है। पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहा जाता है, यानी कि लिक्विड गोल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह चट्टानों के नीचे पाया जाता है तो तरल रूप में पाया जाता है, इस वजह से इसे पेट्रोलियम को क्या है, द्रव सोना भी कहा जाता है। विश्व का सबसे पहला तेलकूप खोदा गया, यानी कि विश्व का सबसे पहला जो तेलकूप यानी तेल का कुआं जो खोदा गया वह कहाँ खोदा गया, तो 1859 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया में। तो याद रखिएगा विश्व का पहला तेलकूप कहाँ खोदा गया, 1859 ईस्वी में, कहाँ, पेंसिल्वेनिया में। और भारत का पहला तेलकूप यदि पूछा जाए तो ये कब है, 1867 ईस्वी में, असम के मकक में। कहाँ, असम के मकक में, 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट है पेट्रोलियम का शोधन। तो यह हरे भूरे रंग का तेल जैसा चिकना एवं जल से हल्का द्रव है। ये आ चुका है एग्जाम में। इसका कलर पूछा जाएगा तो कैसा हो जाएगा, भूरे रंग का तेल जैसा चिकना एवं जल से हल्का। यह अनेक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। इसके विभिन्न अवयवों के जो क्वथनांक हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं। और ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका शोधन कारखानों में
प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। इसका शोधन किस प्रकार किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। प्राकृतिक गैस जो है उसे उच्च दाब और निम्न ताप पर संपीड़ित करके द्रवित किया जाता है, जिसे सीएनजी कहते हैं। यानी सीएनजी के लिए उच्च दाब और निम्न ताप की आवश्यकता होती है, तो इस पर क्या किया जाता है? संपीड़ित किया जाता है जो प्राकृतिक गैस है उसे, और उसे क्या कहा जाता है? सीएनजी कहा जाता है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। यह क्या है? एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी है के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मारकैप्टन जिसका जो रासायनिक सूत्र है वह है C2H5SH मिलाया जाता है। यानी कि जो एलपीजी गैस है उसके रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो एथिल मारकैप्टन मिलाया जाता है। एलपीजी यानी कि आइसोब्यूटेन प्लस प्रोपेन गैस का मिश्रण है। एलपीजी में आइसोब्यूटेन प्लस प्रोपेन गैस का मिश्रण है जो कि गंधहीन होती है। यानी कि एलपीजी जो है वह आइसोब्यूटेन और प्रोपेन गैस से मिलकर बना होता है, जो कि पूर्णतः क्या होती है? गंधहीन होती है। तो इसके लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें जो है उसके गंध को पता करने के लिए उसमें कौन सी गैस मिलाते हैं? तो उसमें एथिल मारकैप्टन जो है मिलाया जाता है, ताकि उसके हमें रिसाव का पता चल सके। और नेक्स्ट है कोयला यानी कि कोल। कोयला क्या है? यह एक जीवाश्म ईंधन है। यह 3 मुख्य रूपों में पाया जाता है। जैसे पहला हो गया लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं, बिटुमिनस को डामर कोयला भी कहते हैं। इसमें जो कार्बन दाह्य पदार्थ और नमी का परसेंट है वह जान लेते हैं हम। तो लिग्नाइट में जो कार्बन होता है वह 38%, दाह्य पदार्थ जो होता है 19 और नमी जो है 43% पाई जाती है। जबकि बिटुमिनस में क्या है? जो कार्बन होता है वह 65% पाया जाता है, और एंथ्रासाइट में 96% कार्बन, 1% दाह्य पदार्थ और 3% क्या होता है? नमी पाई जाती है। बिटुमिनस जो है बिटुमिनस क्या है? डामर कोयला कहा जाता है। उसमें 65% कार्बन होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण कोल ईंधन माना जाता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण कोयले का ईंधन कौन सा माना जाता है? तो वह है बिटुमिनस। कोल गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, एथिलीन, एसीटिलीन आदि का मिश्रण है। यानी कोल गैस किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, एसीटिलीन और एथिलीन आदि गैस का मिश्रण है। अब इनमें जो ये दोनों गैसें हैं एथिलीन और एसीटिलीन, इनको जलाने से क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से सूर्य की ऊष्मा वायुमंडल में वापस जाने से रोकती है, जिससे ताप वृद्धि के कारण पृथ्वी का जो तापमान है बढ़ जाता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से क्या होता है? जो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर आती है उसे वापस वायुमंडल में जाने से ये क्या होता है? रोकती है, जिससे ताप वृद्धि होती है, और इसके कारण क्या होता है? पृथ्वी का जो तापमान है वह बढ़ जाता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।